कहानी है ठंड में गरीब चाय बेचने वाला। मदन जमींदार जी के खेत में काम करता था। वो एक मेहनती किसान था और जमींदार जी के लिए दिन रात काम करता था। जमींदार जी भी मदन को बहुत पसंद करते थे और उसे अच्छा वेतन देते थे। लेकिन एक दिन जमींदार की मृत्यु हो गई। मदन और अन्य किसानों ने उनकी मदद पर शोक व्यक्त किया, लेकिन जमींदार जी के बेटे राजेश ने उनकी मृत्यु के बाद खेत के सारे किसानों को काम से निकाल दिया। मैं इस खेत को बेचना चाहता हूँ, इसलिए अब आप सबके लिए यहाँ कोई काम नहीं है, तो कल से आप लोगों को काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। साहब, हम सब आपके पिताजी के लिए कई सालों से काम कर रहे हैं। अगर आप हमें काम से निकाल देंगे तो हमें बहुत मुश्किल होगी। जमींदार जी तो कहते थे कि वो कभी अपने खेत को नहीं बेचेंगे, तो आप उनके खेत को क्यों बेच रहे हैं? देखो मदन, तुम मेरे पिताजी के खेत में काम करने वाले एक छोटे से किसान थे, तो तुम्हें मेरे निजी मामलों में बोलने का कोई हक नहीं है। जब तक पिताजी जीवित थे तब तक उनका जो निर्णय था हमने मान लिया, लेकिन अब हमें गांव में नहीं रहना है, और अगर हम गांव में नहीं रहेंगे तो खेत की देखभाल भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए अब हम खेत को बेच रहे हैं। मदन परेशान होकर अपने घर जाता है और अपनी पत्नी रेखा को सारी बातें बताता है। ये क्या हुआ? तुम्हें काम से निकाल दिया क्या? ये तो बहुत बुरी खबर है। अब हम क्या करेंगे जी? हमारे पास तो काम का कोई और भी साधन नहीं है। जमींदार जी के खेत में काम करके हमारा थोड़ा बहुत खर्चा चल रहा था। तुम ठीक कह रही हो रेखा, लेकिन अब किया भी क्या जा सकता है। मुझे तो कुछ और ही काम ढूंढना होगा, लेकिन मुझे इस गांव में तो काम मिलने से रहा। काम ढूंढने के लिए मुझे शहर ही जाना होगा। क्या? लेकिन अगर आप शहर चले जाएंगे तो हमारे साथ गांव में कौन रहेगा? मैं क्या बच्चों को अकेली यहाँ पर लेकर रहूंगी? हाँ रेखा, तुम्हें यहाँ पर बच्चों के साथ ही रहना होगा, क्योंकि मैं तुम लोगों को लेकर शहर नहीं जा सकता। वहां पर तो हमारे रहने का कोई ठिकाना भी नहीं होगा। बस मुझे वहां पर काम मिल जाए तो मैं वहां पर जैसे तैसे रह लूंगा और हर महीने तुम्हें पैसे भेज दिया करूंगा। वो सब तो ठीक है जी, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा है और वहाँ पर रहने का भी कोई ठिकाना नहीं है, तो आप इतनी ठंड में वहाँ पर कैसे रह पाओगे? तुम चिंता मत करो रेखा, कुछ न कुछ इंतजाम तो हो ही जाएगा। तुम पोटली में मेरे गर्म कपड़े और एक चादर बांध देना। मदन सर्दी के मौसम में अपना सामान और थोड़ा सा खाना बांधकर शहर की ओर निकल जाता है। एक दिन का सफर तय करके वो अगले दिन शहर पहुंच जाता है और वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देखकर कहता है, ये जगह तो मुझे अमीरों लोगों के लिए ही लगती है। इतनी बड़ी बिल्डिंगों में कौन हम जैसे अनपढ़ लोगों को काम देगा? मदन बहुत सी जगह काम के लिए जाता है, लेकिन उसके पढ़े लिखे ना होने की वजह से उसे कोई काम नहीं मिलता। वो बहुत निराश हो जाता है। तभी उसे रोड के साइड पर एक चाय की टपरी दिखती है। मुझे पूरा दिन शहर में भटक कर तो मेरे सर में दर्द होने लगा है। एक काम करता हूँ, एक कप गर्मा गर्म चाय ही पी लेता हूँ, कम से कम थोड़ी राहत तो मिलेगी। मदन चाय की टपरी पर जाकर बैठ जाता है। तभी चाय वाला गोविंद उसके लिए एक कप चाय बना कर लाता है। क्या बात है भैया, बड़ी चिंता में लग रहे हो। लगता है शहर में नए नए आए हो। हाँ भैया, मैं शहर में नया हूँ, लेकिन आपको कैसे पता चला? चाय वाले गोविंदा की बात सुनकर मदन को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन उसके पास अच्छे गर्म कपड़े नहीं थे, जिस वजह से वो ठंड से कांप रहा था। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो गर्म स्वेटर और टोपी बांट रहा था। वो आदमी मदन को भी एक स्वेटर और एक टोपी दे देता है। मदन को वो स्वेटर और टोपी पहनकर ठंड से बचाव महसूस होने लगता है। तभी चाय वाले की दुकान पर एक और आदमी आता है जिसके कपड़े बहुत ही गंदे थे। पूरे कपड़ों पर धूल मिट्टी लगी हुई थी। अरे गोविंद भाई, जरा जल्दी से एक कप गर्मा गर्म कड़क चाय पिला दो। इतनी ठंड में पूरा दिन मजदूरी करके मेरा तो शरीर ही अकड़ गया। अरे तुम बैठो भाई, मैं अभी तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ। गोविंद नरेश के लिए चाय लेकर आता है। तभी गोविंद के दिमाग में एक बात आती है। अरे नरेश भाई, तुम्हारे वहाँ पर कोई मजदूरी का काम हो तो इन भैया को भी दिला दो ना, ये भी काम की तलाश में शहर आए हैं। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरे सेठ के पास बहुत काम है, लेकिन इतनी ठंड में तो मजदूरी का काम कर पाओगे ना?
हाँ भैया, मुझे काम की जरूरत है, मैं कोई भी काम कर लूंगा। तो फिर ठीक है, मैं अपने सेठ जी से तुम्हारे लिए बात कर लूंगा। नरेश अपने सेठ से बात करके मदन को मजदूरी के काम पर लगवा देता है। लेकिन मदन ने पहले कभी मजदूरी का काम नहीं किया था और ऊपर से ठंड का मौसम था, जिस वजह से मदन को काम करने में बहुत परेशानी हो रही थी। यहाँ पर तो बहुत ज्यादा सर्दी है और पूरा दिन मजदूरी का काम करते करते मेरे तो हाथ पैर सूज गए हैं। मजदूरी का काम ऐसा ही होता है भैया, ठंड में हाथ पैर सूज जाते हैं और गर्मी में भी तबीयत खराब हो जाती है। बस हम लोगों की मजबूरी है कि ये काम करना पड़ रहा है। इतनी भरी ठंड में पूरे दिन मजदूरी का काम करके मदन की तबीयत खराब होने लगती है। तभी उसके पास उसकी पत्नी का फोन आता है। क्या बात है जी, आपको शहर गए इतने दिन हो गए, लेकिन आपने तो हमारे पास फोन तक नहीं किया। शहर में सब कुछ ठीक तो है ना? यह सब कुछ ठीक है रेखा, बस काम के चक्कर में तुम्हारे पास फोन करने का समय नहीं मिला। लेकिन मैं 1-2 दिन में तुम्हें पैसे भेज दूंगा, तो जैसे ही पैसे मिले तो मुझे बता देना। वो सब तो ठीक है जी, लेकिन आप इतना खास क्यों रहे हैं? आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप वापस गांव आ जाइए, हम यहाँ पर कोई काम कर लेंगे। अरे नहीं नहीं रेखा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो हम सब मजदूर लोग यहाँ खाना बना रहे थे ना, तो बस उसी वजह से मुझे थोड़ी खांसी आ गई। अब तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मदन अपनी तबीयत खराब होने की बात रेखा को नहीं बताता ताकि उसे चिंता ना हो जाए। वो पास की डॉक्टर से सस्ती सी दवाई खरीद कर खा लेता है। कुछ देर के लिए तो उसका बुखार उतर जाता है, लेकिन अगले दिन उसे फिर से बुखार चढ़ जाता है। वो काम करते हुए कांपने लगता है। अरे मदन भाई, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो कुछ दिन के लिए आराम कर लो। अगर इतनी ठंड में ऐसे बुखार की हालत में काम करोगे तो तुम्हारी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। खुद की जान को जोखिम में क्यों डाल रहे हो? मेरे पास छुट्टी लेने का चारा नहीं है भैया। वैसे भी मजदूरी करके थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं और मुझे गांव में भी पैसे भेजने हैं। अगर पैसे नहीं भेजे तो मेरी पत्नी महीने का राशन नहीं खरीद पाएगी और मेरे अलावा उनका ध्यान रखने के लिए वहां कोई नहीं है, तो काम तो मुझे करना ही पड़ेगा। ठंड इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि अब शहर में बर्फ पड़ने लगी थी। मदन की तबीयत तो पहले से ही खराब थी और बर्फ पड़ने की वजह से उसका पूरा शरीर सुन पड़ जाता है और वो काम करते हुए बेहोश होकर गिर पड़ता है। तभी नरेश उसे उठाकर चाय वाले की दुकान पर लेकर जाता है। अरे इसे क्या हो गया? इसे जल्दी से अंदर लेकर चलो, अंदर में आग जलाई है, इसे थोड़ा अच्छा लगेगा। गोविंद और नरेश मदन को अंदर लेकर जाते हैं, जहाँ चाय वाले गोविंद का रहने का कमरा था। उसकी पत्नी ने अंदर लकड़ियाँ इकट्ठी करके जलाई हुई थी। गोविंद और नरेश उसे वहाँ पर लेटा देते हैं और उसके हाथ पैरों को मसलने लगते हैं ताकि उसके शरीर में गर्मी आ जाए और वो होश में आ जाए। कुछ देर बाद मदन को थोड़ी गर्मी महसूस होती है और वो होश में आता है। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? मुझे तो मजदूरी करनी है, मुझे अपने घर पैसे भेजने हैं। अरे भाई, अपने घर पर पैसे भेजने हैं तो मैं तुझे थोड़े से पैसे उधार दे दूंगा, लेकिन इस तरह अपनी तबीयत खराब करके काम मत करना, वरना तेरी जान पर भी बन सकती है। गोविंद और मदन उसे मिलकर समझाते हैं। गोविंद उसे कुछ पैसे उधार दे देता है जो मदन अपने गांव में भेजता है। मदन की तबीयत ज्यादा खराब थी, इसलिए गोविंद उसे अपने घर पर ही रोक लेता है। गोविंद रात को अपनी चाय की दुकान बढ़ाकर जब अपने कमरे के अंदर आता है तो वो अपने दिन की सारी कमाई अपनी पत्नी के हाथ में रख देता है। ये देखो भाग्यवान, आज मेरी 2000 रुपए की बचत हुई है। तुम्हें नई साड़ी खरीदनी थी ना, तो खरीद लेना। गोविंद जब अपनी पत्नी को पैसे देता है तो मदन हैरान रह जाता है कि सिर्फ एक दिन की चाय की बचत 2000 रुपए हुई है और वो पूरा दिन मजदूरी करके सिर्फ 400 रुपए कमा पाता है, जिसके लिए उसे ठंड में इतना संघर्ष करना पड़ता है। वो गोविंद से पूछता है, गोविंद भाई, अगर तुम बुरा न मानो तो क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? अरे हाँ भाई, बोलो। मुझे भला तुम्हारी किसी बात पर बुरा क्यों लगेगा? मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारी हर दिन की बचत इतनी होती है या सिर्फ कभी कभार ही इतनी कमाई होती है? नहीं भाई, रोज की इतनी कमाई तो हो ही जाती है।
क्योंकि यहाँ पर बहुत से मजदूर काम करते हैं और आसपास में बहुत सारी फैक्ट्रियां भी हैं। कभी कभी तो काम इससे भी ज्यादा होता है और ठंड के मौसम में तो चाय का काम और भी ज्यादा अच्छा चलता है। अगर ऐसा है तो मैं भी ये मजदूरी का काम छोड़कर अपने गांव जाकर चाय बेचने का काम शुरू कर सकता हूँ ना मुझे इतनी ठंड में मजदूरी करनी पड़ेगी और ना ही अपने परिवार से अलग रहना पड़ेगा। विचार तो तुम्हारा भी काफी अच्छा है और इस काम में तुम्हें ज्यादा लागत की भी जरूरत नहीं है। पहले एक छोटी सी चाय की टपरी खोलो और जैसे जैसे तुम्हें आमदनी होने लगे अपने काम को बढ़ा देना। मदन को गोविंद की बात बिल्कुल ठीक लगती और अगले दिन ही अपने गांव के लिए वो निकल जाता है। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी और बच्चे उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। अच्छा हुआ जो आप आ गए, हम लोग आपको इतने दिन से याद कर रहे थे। आपके बिना तो हम लोगों का बिल्कुल भी मन नहीं लगा। मैं तो कहती हूँ कि आप वापस शहर मत जाओ, बल्कि यहीं रहकर कोई काम कर लो। मैं इसलिए गांव वापस आया हूँ रेखा। वहाँ पर एक चाय वाले भैया थे जिनसे मुझे पता चला कि चाय के काम में भी बहुत अच्छी कमाई हो जाती है। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं गांव में अपनी चाय की दुकान खोलूंगा और सर्दी में तो चाय की दुकान और भी ज्यादा अच्छी चलेगी। मदन की पत्नी रेखा भी इस बात से सहमत होती है। उन लोगों के पास अभी चाय की दुकान खोलने के लिए पैसे तो नहीं थे, इसलिए मदन घर में ही चाय बनाकर अपने घर के बाहर एक मेज रख देता है, जिस पर वो एक छोटा सा चूल्हा, गैस सिलेंडर, चाय का पतीला और कुछ डिस्पोजल कप रख देता है। वहाँ से आते जाते लोगों की नजर उसकी चाय की टेबल पर पड़ती है तो वो उसके पास आते हैं। अरे वाह भैया, मैं कितनी देर से यहाँ पर कोई चाय की दुकान ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे कोई चाय की दुकान ही नहीं मिल रही थी। अच्छा हुआ जो आपकी दुकान मिल गई। इतनी ठंड है, इस ठंड में बिना चाय के राहत नहीं मिलेगी। आप मुझे जल्दी से एक कप गर्मा गर्म चाय पिला दीजिए। मदन जल्दी से उन्हें गर्मा गर्म चाय बना कर देता है। तभी वहाँ से गुजरते हुए बाकी कुछ लोग भी मदन की चाय की टेबल पर आकर रुक जाते हैं। सर्दी के मौसम में सुबह से शाम तक मदन की खूब सारी चाय बिक जाती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि चाय बेचने का कितना छोटा सा काम मुझे इतना मुनाफा दे सकता है। आज जब मैं अपनी कमाई को रेखा के हाथ पर रखूंगा ना, तो वो बहुत खुश हो जाएगी। मदन अपना सारा सामान समेट कर अंदर जाता है और अपने दिन भर की कमाई रेखा के हाथ पर रख देता है। इतने सारे पैसे, क्या ये सारे पैसे आपने चाय बेचकर कमाए हैं? हाँ रेखा, ये सारे पैसे मैंने चाय बेचकर कमाए हैं। मुझे तो खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि मैं केवल एक चाय बेचकर इतने पैसे का मुनाफा कमा सकता हूँ। पापा, अब तो आपके पास पैसे आ गए हैं, तो आप मेरे लिए नए स्वेटर और घर में कंबल लेकर आएंगे ना? हाँ पिताजी, हमारे पास पहनने के लिए फटे पुराने स्वेटर हैं, जिससे बिल्कुल भी सर्दी नहीं रुकती है, और हमारे पास कंबल भी नहीं है, इसलिए सोते हुए बहुत ठंड लगती है। घर भी हर जगह से टूटा फूटा है, आप इसकी मरम्मत भी करवा लीजिए ना। हाँ बच्चों, मैं सब कुछ करवाऊंगा, लेकिन एक दिन की कमाई में इतना सब कुछ भी तो नहीं हो सकता। मैं अभी बाजार जाकर तुम लोगों के लिए स्वेटर और कुछ कंबल लेके आता हूँ। उसके बाद कल जो कमाई होगी उन पैसों से मैं घर की मरम्मत करवा लूंगा। मदन बाजार जाकर अपने बच्चों और पत्नी के लिए नए स्वेटर, गर्म जुराब और गर्म टोपी खरीद कर ले आता है। उसकी पत्नी और बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। आज मुझे बिल्कुल भी सर्दी नहीं लग रही है। आप जो ये स्वेटर लेकर आए हो ना, ये बहुत गर्म है पापा, और ये टोपी और जुराब भी बहुत अच्छे हैं। हाँ पापा, कल से हम सब भी चाय बेचने में आपकी मदद करवाएंगे। अरे नहीं बेटा, मेरे होते हुए तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। और अभी तुम लोगों की काम करने की नहीं, बल्कि पढ़ने लिखने की उम्र है। इसीलिए अच्छी तरह अपनी पढ़ाई करो। तुम्हें पढ़ने के लिए जो भी चाहिए वो मुझे बताओ। अब अगले दिन भी मदन अपने घर के बाहर अपना चाय का टेबल लगाता है। अगले दिन ठंड और ज्यादा थी, तो उसकी दुकान पर और ज्यादा ग्राहक आते हैं और वो अपने दूसरे दिन की कमाई से अपने घर की मरम्मत करवा लेता है। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि पूरा महीना काम करके भी मैं जो काम नहीं करवा पा रहा था उसे मैं अपने 2 दिन की कमाई में करवा लूंगा। सच में अपना काम दिखाने में
सच में अपना काम दिखने में भले ही छोटा लगता हो, लेकिन असली मुनाफा तो उसी में होता है, वरना नौकरी करने में तो घर का खर्च निकालना भी मुश्किल हो जाता है। आप ठीक कह रहे हो जी। कल से भी मैं भी आपके साथ काम क्या करूंगी, और अगर महीने भर में हमारा अच्छा काम चल जाए तो आप बाजार में चाय बेचने जाया करना और मैं घर के बाहर टेबल पर चाय बेचा करूंगी। हम दोनों काम करेंगे तो काम और अच्छा चलेगा। दोनों पति पत्नी चाय बेचने का काम चल जाने पर बहुत खुश थे। अगले दिन मदन जब चाय बेच रहा था तो एक ग्राहक उससे कहता है, भैया, इतनी सर्दी में चाय के साथ साथ अगर गर्मा गर्म पकोड़े भी मिल जाते तो मजा आ जाता। आपके हाथ की चाय तो बड़ी स्वादिष्ट है, तो चाय के साथ साथ पकोड़े बनाने का काम भी शुरू कर दीजिए ना। भैया लेकिन पकोड़े का काम तो बारिश के समय ज्यादा चलता है ना। अगर मैंने पकोड़े बनाए और वो नहीं बिके तो मेरा नुकसान हो जाएगा। अरे भैया चिंता मत करो, आपका कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि लोग तो आपके चाय के साथ साथ खाने के लिए कुछ ना कुछ तलाशते ही हैं। आपको पता है मेरी फैक्ट्री में जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पर तो हम हमेशा चाय के साथ कभी समोसे तो कभी कुछ ना कुछ खाने के लिए मंगाते ही रहते हैं। अगर आप चाय के साथ पकोड़े या समोसे वगैरह कुछ बनाने का काम शुरू कर लोगे तो आपका काम और अच्छा चल जाएगा। उस आदमी की बात मानकर मदन अगले दिन से चाय के साथ साथ ब्रेड पकोड़े बनाने का भी काम शुरू कर देता है, ताकि अगर किसी को चाय ना पीनी हो तो वो सिर्फ ब्रेड पकोड़ा खरीद कर खा सके। अगले दिन मदन अपने घर के बाहर 2 टेबल लगाता है। एक टेबल पर उसकी पत्नी ब्रेड पकोड़े बनाती है तो दूसरी टेबल पर मदन चाय बेचता है। ये तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छा कर दिया। इतनी ठंड में गर्मा गर्म चाय के साथ गर्मा गर्म ब्रेड पकोड़े खाने का तो मजा ही कुछ और है भाई साहब। सच बता रही हूँ, आपके यहाँ की चाय और ब्रेड पकोड़े इतने मजेदार हैं कि पूरे बाजार में भी इतने स्वादिष्ट ब्रेड पकोड़े और चाय कहीं नहीं मिलती। अगर आपने बाजार में अपनी दुकान खोल ली ना तो बाजार में सब दुकान वालों का काम बंद पड़ जाएगा। हाँ बहन जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। भाई साहब, एक तो आप कभी चाय बनाने में कभी भी घटिया दूध का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हमेशा शुद्ध दूध से ही चाय बनाते हो, और ब्रेड पकोड़ा बनाने के लिए अच्छे आलू का और अच्छे बेसन का इस्तेमाल करते हो, वरना बाजार में तो खराब सामान ही बेच देते हैं। सब लोगों को बस अपने मुनाफे से मतलब होता है, लेकिन आप अपने मुनाफे के साथ साथ हम लोगों की सेहत का भी पूरा ध्यान रखते हो और सब कुछ हमारे सामने ही बनाकर तैयार करते हो। मदन की ईमानदारी की वजह से लोग उसे ज्यादा पसंद करते थे। उनके गांव में जो नए नए व्यापार खुल रहे थे वो सब भी अपने वर्कर्स के लिए मदन से ही चाय और ब्रेड पकोड़े खरीदना पसंद करते थे। कुछ समय में मदन का चाय का काम बहुत अच्छा चल जाता है। उसने ठंड में अपना काम शुरू किया था तो शुरू से ही उसका काम बहुत अच्छा चल पड़ता है। तभी एक दिन मदन अपनी पत्नी से कहता है, अगर ज्यादा ठंड होने की वजह से मैं उस गोविंद भाई साहब के पास चाय पीने ना जाता तो ना तो मुझे वहां पर काम मिलता, और अगर ज्यादा ठंड की वजह से मेरी तबीयत इतनी खराब ना हुई होती तो गोविंद भाई साहब के घर पर भी कभी ना रुक पाता, और ना ही मुझे पता चलता कि चाय बेचकर मैं अपनी जिंदगी इतनी बदल सकता हूँ। वो सच ही कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आपने ठीक कहा जी। इस सर्दी के मौसम ने हमें ऐसा काम दिला दिया जिससे हमारी जिंदगी बदल गई। ठंडी के भरे मौसम में हमने इतनी चाय बेची है जिससे अब हम अपनी नई दुकान भी खोल सकते हैं, और तो और जिंदगी भर आराम से बैठकर काम कर सकते हैं, और पैसों की भी कोई चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अब मदन और रेखा मिलकर गांव में अपनी चाय की बड़ी सी दुकान खोलते हैं, जहां सर्दी गर्मी दोनों में ही वो मिलकर काम करते हैं। उन दोनों की चाय की दुकान इतनी अच्छी चल जाती है कि उन्हें फिर कभी अपने जीवन में पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ता। और तो और कुछ ही सालों में वो गांव में अपनी काफी सारी चाय की दुकान खोल लेते हैं, जहां पर काम करने के लिए वो बहुत सारे लोगों को रखते हैं और अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी रोजगार देते हैं। इस तरह ठंड में ईमानदार चाय वाला अपनी एक छोटी सी चाय की दुकान से इतना कामयाब हो जाता है, और उसका सारा श्रेय वो ठंड के मौसम को ही देता है, क्योंकि जो हुआ उसी की वजह से हुआ, जिसकी वजह से वो आज इतना कामयाब